तो भाई आजकल WWE के जो मैचेस होते हैं वो तो भाई रेसलिंग वाइज काफी बढ़िया होते हैं, लेकिन ये भाई एक बात बताओ, ये WWE रॉ के ऊपर इतने सारे मैचेस कैसे हो गए? अरे पीपीवी में तो ये लोग सिर्फ 4 मैच करवाते हैं भाई, और एक वीकली शो के ऊपर मंडे नाइट रॉ के ऊपर भाई पता नहीं कितने मैच आज करवा दिए। गिनने जाओगे तो भाई पूरे 8 मैचेस करवाए हैं भाई WWE रॉ के ऊपर। भाई रॉ है, रेसलमेनिया नहीं है भाई। ट्रिपल एच तो सिर्फ 4 और 5 मैचेस ही करवाता है नॉर्मल पीपीवी शोज में भाई, जो प्रीमियम लाइव इवेंट होते हैं। वेल ड्रू मैकिंटायर शो की शुरुआत करते हैं, वो अपनी बैक स्टेज से पूरी एंट्रेंस करके आते हैं, जो कि काफी देखने में मजा आता है। माइकल कोल एंट्रेंस के दौरान ड्रू मैकिंटायर को पाखंडी इंसान कहने लगता है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर जाकर माइकल कोल को डरा देते हैं भाई एंट्रेंस के दौरान ही। उसके बाद जैसे ही भाई ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं तो पूरा जो अरीना है वो सीएम पंक के नारे लगाने लगता है, और ड्रू मैकिंटायर उनसे कहते हैं कि देखो वो यहाँ पर नहीं आने वाला है, ये काफी छोटी सी सिटी है, और वैसे भी देखो वो कैसी ट्रिक्स खेलता है लोगों के साथ। वो जो है नशे में रहता है हमेशा, लेकिन वो तो नशे करता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे लोग पसंद करते हैं। वो चीजों को इस तरीके से करता है कि तुम सब उसे पसंद करो, लेकिन मैं उसकी तरह दोगला इंसान नहीं, और मैं अपना जो टाइम है उसके ऊपर वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, जो 20 साल तक रिकवर तक नहीं हो पाया है। और वो कहता है कि मैं डरपोक हूँ, और अरे मैं तो यहाँ पर खड़ा था और मैं जब गया तब वो यहाँ पर आया पिछली रॉ के ऊपर, और पहले भी उससे भी पहले मेरे साथ वो पकड़म पकड़ाई खेल रहा था। तो डरपोक कौन है? मैं जब आता हूँ तो वो चला जाता है, और जब मैं यहाँ पर होता हूँ तो वो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे इंसान के ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं अपने मेन मुद्दे पर चलता हूँ। मुझे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के बारे में बात करनी है, और ये बात कहते ही भाई डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं, और डेमियन प्रीस्ट आकर कहते हैं कि जो कहना मेरे मुंह पर कहो, क्योंकि तुम चीज़ों को मुंह पर नहीं कहते हो। और ड्रू मैकिंटायर कहता है कि देखो मैं सीएम पंक के मुंह पर बोल दूं, लेकिन वो आता ही नहीं है, मैं क्या करूं, भाग जाता है। हाँ वैसे मैं बात करूं तुम्हारी, तो भाई यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी बातें होती हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं भाई, एक दूसरे के बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं। डेमियन प्रीस्ट वही सेम बातें बोलते हैं जो सेथ रॉलिंस ने ड्रू मैकिंटायर को कहते थे कि तू जो है दूसरे के ऊपर इल्जाम डालता है, वैसी चीजें करता है तो वो मत किया कर, खुद तो कुछ किया कर। तू वही है ना जिसने कहा था कि जब मैं सेथ रॉलिंस को हरा दूं उसके बाद मैं तुझके ऊपर तेरे ऊपर कैश इन करूँ, और मैं तेरे ऊपर कैश इन भी नहीं करता अगर तू बार बार मेरे कैश इन के बीच में नहीं आता जब मैं सेथ रॉलिंस के ऊपर कैश इन कर रहा था। तो ये तेरी गलती है कि तेरे साथ वो चीज़ें हुई, तुझे अपना मोमेंट एंजॉय करना चाहिए था अपनी बीवी के साथ, लेकिन तूने सीएम पंक को ज़्यादा तवज्जो दिया, सीएम पंक को तूने ज़्यादा ज़रूरी समझा अपनी वाइफ से, जो कि तेरी गलती थी, और जिस वजह से ये टाइटल अब मेरे पास है और मैं एक चैंपियन हूँ। और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि हाँ तुम एक पेपर चैंपियन हो, और जो पूरा अरीना है वो भी इस बात को एडमिट करता है कि हाँ भाई ये बंदा पेपर चैंपियन है। तो भाई मैं तो नहीं मानता कि ये बंदा पेपर चैंपियन है, लेकिन भाई WWE है, किसी को भी पेपर चैंपियन और किसी को भी फाइटिंग चैंपियन बना सकते हैं लोग। तो डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर सीधा यही कह देते हैं कि तुझे मैं पेपर चैंपियन लगता हूँ ना, तो सुन, जब मैं तुझे हराऊंगा एक मैच में तो उसके बाद तो तुझे ही अपने वर्ड्स जो है वापस लेने पड़ेंगे कि मैं एक पेपर चैंपियन हूँ। मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, तुझे इस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट यहाँ से चले जाते हैं। तो भाई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग, सिंपली भाई ये मैच जरूर वहीं पर होने वाला है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर जो है वो एक्शन के लिए हो चुके हैं क्लियर भाई, क्योंकि उन्होंने एक लाइव इवेंट में एक मैच लड़ा था भाई। तो भाई इन दोनों का प्रोमो सेगमेंट तो काफ़ी बढ़िया था, और इसके बाद भाई इतने सारे मैचेस हमारे सामने पटक दिए जाते हैं कि देखकर इंसान बवला जाए कि ये हो क्या रहा है। मतलब जो रेसलिंग देखते हैं तो भाई जो रेसलिंग जिन्हें पसंद है तो उनके लिए तो काफ़ी बढ़िया था, लेकिन भाई जो और चीज़ों के लिए आते हैं तो उनके लिए तो आज का रॉ जो है काफ़ी बेकार सा शायद लग सकता है उन्हें। लेकिन भाई क्योंकि टूर्नामेंट चल रहा है तो आई थिंक इसकी वजह से इतने सारे मैचेस हमारे सामने थे। तो भाई शेना बेसलर का मैक्सिन डुपरी के साथ सुपर शो में मैच हुआ था, जिस वजह से वो जो है यहाँ पर एडवांस में आगे आ चुकी हैं, और वो इयो स्काई के साथ आज लड़ेंगी। तो ये मैच होता है शो के ऊपर, इसके बाद ये शो का पहला मैच होता है इयो स्काई वर्सेस शेना बेसलर, और भाई ये मैच काफ़ी बढ़िया होता है। शेना बेसलर जो है इयो स्काई के ऊपर एंट्रेंस के दौरान ही अटैक कर देती है, उसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है भाई। और भाई पूरे मैच में डैमेज कंट्रोल की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी भाई, ये इस मैच की बहुत बड़ी बात थी भाई कि डैमेज कंट्रोल जो है इस मैच में इंटरप्ट नहीं करती है। वेल एंड में यहाँ पर जब शेना बेसलर अपना फिनिशर लगाने जाती है नी स्ट्राइक, तो उसे रिवर्सल करती हैं, उसके बाद कॉर्नर में खुद नी स्ट्राइक लगाती हैं, उसके बाद टॉप रोप से लगाती है अपना मूल सॉल्ट फिनिशर, उसके बाद पिन होता है 1 2 3, और इयो स्काई इस मैच को जीत कर चली जाती हैं सेमीफाइनल्स में टूर्नामेंट के भाई। उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें वो सिंपली अपनी भाषा में कहती हैं कि अगर मैं चैंपियन नहीं हूं तो क्या हुआ, मैं क्वीन स्काई बनूं। तो भाई बन सकते हैं भाई, मंडे नाइट रॉ की तरफ से सिर्फ यही एक प्रबल दावेदार मुझे लगता है। लेकिन इसके बाद भाई इस मैच के दौरान एक QR कोड हमारे सामने आया था, जो कि ऑब्वियसली भाई अंकल हाउडी से जुड़ा हुआ है, तो पता करते हैं क्या है। तो भाई इस QR कोड को स्कैन करते ही एक बड़ा सा पेज खुलता है जिसके ऊपर डोर लिखा होता है, और वहाँ से काफ़ी सारे फुटेजेस की लिंक होती है, यानी कि फोटोज़ की। उनके अंदर जाकर हमें बहुत सारी फोटोज़ देखने को मिलती है, पेपर के ऊपर कुछ ना कुछ बकवास लिखी होती है, जो कि हर बार लिखी होती है भाई। तो ये सब पढ़ के मेरा तो दिमाग हिल गया। इसमें भाई 2 ही चीज़ें इंटरेस्टिंग वो थी भाई, एक तो ये आईने की इमेज जो कि एक क्राउन की तरह लगी हुई है, इसका मतलब ये किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग को
दर्शाती है। और दूसरी भाई ये लेडी जो गायब हो चुकी है इसके बारे में काफी सारा बायो लिखा होता है और ऐसा कहा जाता है कि फील्ड इसे उठा के ले गया था। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात मैं तुम्हें बताऊं, ये जितनी भी फोटोज ली गई है जहाँ पर ये क्लिक की गई है, नीचे का जो फ्लोर है वो जो है एलेक्सा ब्लिस के घर के फ्लोर के जैसा लग रहा है। और अब तुम पूछोगे भाई तुम्हें एलेक्सा ब्लिस के घर के फ्लोर का कैसे पता? तो भाई जब वो इंस्टाग्राम पे फोटोज डालती हैं अपने घर की तो उनका जो फ्लोर होता है वो इसी टाइप का होता है। और उन्होंने जो है अभी कुछ ट्वीट भी किया है रिसेंटली, जस्ट वेट फॉर इट, यानी कि बस इंतज़ार करो। यानी कि भाई शायद किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग वो जगह हो सकती है जहाँ पर अंकल ऑडी का रिटर्न हो। भाई हर पीपी में ऐसा कहते हैं लेकिन घंटा कुछ नहीं होता है। तो भाई इस बार देखेंगे क्या होता है। अब मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला भाई। इसके बाद बैक स्टेज में जैकी रेडमोन जो है वो कोफी किंगस्टन का इंटरव्यू लेती है और कोफी किंगस्टन कहते हैं कि देखो सुपर शो में रे मिस्टीरियो को हराया और अब मैं जो है इस टूर्नामेंट में आगे निकल चुका हूँ। आज मेरा गुंथर से सामना होने वाला है और मैं जानता हूँ मैं गुंथर को हरा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे उससे बदला जरूर लेना है जो उसने मेरे भाई के साथ किया है। और जेवियर भी यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो यहाँ पर होना तो मुझे चाहिए था, लेकिन गुंथर की वजह से यहाँ पर अब मैं नहीं हूँ, उसकी वजह से मैं इंजर्ड हो चुका हूँ। तो गुंथर से तो आज मेरा भाई ज़रूर बदला। इसके बाद शो के ऊपर जब रिंग के अंदर समानता इस मैच को अनाउंस करने वाली होती हैं तो वो मैच से पहले जो है लिलियाना गार्सिया को जो है इंट्रोड्यूस करती हैं। लिलियन गार्सिया भाई पुरानी अनाउंसर हैं जो 2019 तक WWE में अनाउंस करती थी मैचेस को। तो और वो समानता जो है उन्हें इस मैच को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहती हैं और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को हक भी करते हैं, समानता और गार्सिया कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। और यहाँ पर फिर लिलियाना गार्सिया जो है वो इस मैच को इंट्रोड्यूस करती है, कोफी किंगस्टन को बुलाती हैं और भाई उनकी आवाज़ में जो इस मैच को अनाउंस होते हुए सुनना भाई वो काफ़ी बढ़िया था भाई, क्योंकि इससे ओल्ड दिनों की भाई याद आ गई, पुराने दिनों की 2011 से लेकर 19 तक भाई, क्योंकि इन्होंने ही अनाउंस किया है उस टाइम तक। और 2001 से लेकर 2019 तक भाई ये WWE के साथ पूरी तरीके से कांटेक्ट में थी, कई बार छोड़ कर गई फिर वापस भी आई। तो भाई उनको वापस से देखकर काफ़ी मज़ा आया भाई, काफ़ी अच्छा लगा और फिर से वो आवाज़ सुनकर भाई काफ़ी अच्छा लगा भाई। तो उसके बाद भाई शो के ऊपर ये मैच होता है। मैच की स्टार्टिंग में भाई कोफी किंगस्टन मैच स्टार्ट होने से पहले ही जो है अटैक कर देते हैं गुंथर के ऊपर और रिंग साइड पर ये मैच भाई बिना बेल के चलता रहता है। उसके बाद जब ये दोनों रिंग के अंदर जाते हैं तो मैच फिर से स्टार्ट होता है और कोफी किंगस्टन भाई पूरी तरीके से गुंथर की पैर को तोड़ने के ऊपर तुले होते हैं इस मैच में, लेकिन गुंथर भाई स्ट्राइक बैक करते हैं। अनाउंसर्स टेबल के ऊपर भाई बोस्टन क्रैब डालते हैं, लेकिन रेफरी आकर उसे छुड़वा देता है। और जब रिंग के अंदर ये मैच जाता है भाई तो कोफी किंगस्टन ट्रबल एंड पैराडाइज मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन गुंथर उसे रिवर्सल काउंटर अटैक करते हैं उसका और लगाते हैं पावर बॉम्ब। पिन होता है 1-2, लेकिन कोफी किंगस्टन किक आउट करते हैं। लेकिन तभी अचानक से गुंथर जो है अचानक से लगा देते हैं यहाँ पर फिर से एक बोस्टन क्रैब सबमिशन मूव अपना और उसे इतना हार्डली कनेक्ट करते हैं भाई गुंथर आजकल जो करते हैं। तो यहाँ पर कोफी किंगस्टन टैप आउट कर देते हैं और गुंथर इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल्स में चले जाते हैं भाई। और जब कोफी किंगस्टन हारने के बाद बैक स्टेज में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर उन्हें कैरियन क्रॉस मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हाँ बहुत तगड़ा मैच था तुम्हें और बहुत तगड़ी हार भी मिली है तुम्हें आज, है ना। तो भाई पता नहीं कैरियन क्रॉस यहाँ पर करने क्या आया था और वो ना तो कोफी को समझ में आया और ना ही जेवियर को। इसके बाद गुंथर भी जो है यहाँ से जा रहे होते हैं बैक स्टेज में और उन्हें जो है इंटरव्यू लेना चाहती है उनका, लेकिन गुंथर चले जाते हैं। उसके बाद लुडविग केजर इंटरव्यू देते हैं और भाई पहले तो गुंथर की तारीफें करते हैं और कहते हैं कि वो किंग गुंथर जरूर बनेगा। उसके बाद भाई वो शेमस का भाई 50 बार नाम लेते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भाई शेमस के बारे में, इतनी सारी चीज़ें बोलते हैं कि मैं तो सोच रहा था भाई अभी शेमस पीछे आ जाए और इसके जो भाई रिएक्शन होगा भाई वो अलग तरीके का था, लेकिन शेमस यहाँ पर नहीं आती। इसके बाद बैक स्टेज में अल्फा अकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से भाई चैट गेबल जो है तीनों के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। वो मैक्सिम डुपरी के ऊपर चिल्लाते हैं बुरी तरीके से कि तुम अपना एक मैच नहीं जीत सकती। उसके बाद ओटिस को भी वो कहते हैं कि तुम जो है आज ब्रॉन्सन ब्रीड से लड़ने वाले, इतना बढ़िया मैच होगा। और अकीरा तुम जो है सैमी ज़ेन से लड़ने वाले, नहीं रुको ये सही नहीं है। ओटिस तुम जाकर सैमी ज़ेन से लड़ो और मुझे आज कोई भी नाच गाना नहीं चाहिए, तुम्हें उस मैच को जीतना ही होगा किसी भी हालत में। तुम्हें आज सैमी ज़ेन को मज़ा चखाना होगा क्योंकि मैं चाहता हूँ सैमी ज़ेन के सामने मेरा सबसे बेस्ट बंदा जाए। उसके बाद वो अकीरा टोजावा को भी यही कहते हैं कि आज तुम्हारे पास बहुत बड़ा मौका है, तुम एक बहुत बड़े आदमी को हराकर सब कुछ जीत सकते हो, मुझे आज निराश मत करना, तुम भी यहाँ पर कोई नाच गाना मत करना। उसके बाद चैट गेबल तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मैक्सिम डुपरी काफ़ी निराश होती हैं। तभी वहाँ पर इवी नायल आती है, उनसे कहती हैं कि चलो मेरे साथ, लेकिन यहाँ पर तभी चैट गेबल आ जाते हैं और वो मैक्सिम के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, जाओ जाकर उनकी मदद करो।
तो वहाँ से वो चली जाती हैं मैक्सिम डुपरी। उसके बाद वो चैट गेबल ईवी नेल को कहते हैं कि देखो तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो, क्योंकि तुम जिस टेलर के ऊपर भरोसा कर रही हो वो बिल्कुल भी स्विफ्ट नहीं है। तो यहाँ पर भाई मैक्सिम डुपरी की खुद ही बेइज्जती कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद शो के ऊपर अकीरा टोजावा वर्सेस बिग ब्रॉन्सन ब्रीड का मैच होता है, जिसे चैट गेबल जो है रिंग साइड से देख रहे होते हैं। और चैट गेबल और अकीरा टोजावा स्टार्टिंग में जो परफॉर्मेंस दिखाते हैं भाई नेक्स्ट लेवल, ब्रॉन्सन ब्रीड को बुरी तरीके से बजाने लगते हैं, लेकिन फिर एंड में वही होता है जो हमेशा वो करते हैं, उनके अंदर हल्क होगन की आत्मा घुस जाती है, जिसे देखकर चैट गेबल कहते हैं कि तुम्हें यही नहीं करना था बेवकूफ़। और जब अकीरा टोजावा टॉप रोप से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं तो ब्रॉन्सन ब्रीड उन्हें पकड़ते हैं, नीचे पटकते हैं। उसके बाद ब्रॉन्सन ब्रीड अकीरा टोजावा के रीड तोड़ देते हैं, अपना फिनिशर लगाकर पिन होता है 1 2 3। ब्रॉन्सन ब्रीड इस मैच को जीत जाते हैं और फिर अकीरा टोजावा चैट गेबल से और ज्यादा गालियां खाते हैं। और इसके बाद जब सैमी ज़ेन वर्सेस ओटिस का मैच होता है, जिसमें ऑब्वियसली रिंग साइड पर होते हैं चैट गेबल, और इस मैच में भाई जब ओटिस जबरदस्त मारने लगते हैं सैमी ज़ेन को, तो चैट गेबल चिल्लाए कहते हैं कि देखो ये है मेरा बंदा, दैट्स माय बॉय। लेकिन उसके बाद भाई ओटिस भी भाई अपनी पर आ जाते हैं, वो भी जो है अपने पैर हिलाने लगते हैं, अपना कैटरपिलर मूव लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन चैट गेबल आकर कहते हैं कि नहीं तुम्हें बस यही नहीं करना है। और ओटिस काफ़ी सोचते हैं कि क्या करूं, लेकिन चैट गेबल जैसे रिंग से नीचे उतरते हैं, ओटिस भाई अपनी पर आ जाते हैं, वो अपना नाच गाना करने लगते हैं और कैटरपिलर को पूरा करते हैं अपने अंदाज में, जिसे देखकर चैट गेबल बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। लेकिन फिर चैट गेबल कहते हैं कि ठीक है जो भी कर रहे हो ठीक है, अब जाओ जल्दी अपना फिनिशर कंप्लीट करो। तो ओटिस जब अपना फिनिशर कंप्लीट करने के लिए जाते हैं तो सैमी ज़ेन नीचे से हट जाते हैं और उसके बाद सैमी ज़ेन लगाते हैं हलवा किक, पिन होता है 1 2 3 और सैमी ज़ेन इस मैच को जीत जाते हैं, जिसे देखकर चैट गेबल बहुत गुस्सा होते हैं और वो रिंग के अंदर आते हैं। ओटिस को एक झापड़ लगाते हैं भाई टकले के पीछे कि ये तुम क्या कर रहे हो, उसे बहुत सारी गालियां देते हैं, लेकिन तभी सैमी ज़ेन आ जाते हैं और वो जो है एक्सप्लोडर सुप्लेक्स लगा देते हैं टर्न बकल में चैट गेबल को। उसके बाद हलवा किक के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन चैट गेबल जो है रिंग से निकल जाते हैं और तभी ओटिस पीछे से आते हैं और कहते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, मेरी गलती है, मैंने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन चैट गेबल कहते हैं कि चुप करो, छोड़ो मुझे, तुम निहायत ही घटिया बकवास इंसान हो, मुझे तुम्हें ट्रेन ही नहीं करना चाहिए। उसके बाद सीधा एक झापड़ लगा देते हैं यहाँ पर, फिर से भाई मुंह के ऊपर एक थप्पड़ लगाते हैं भाई ओटिस के ऊपर। इसके बाद भाई ओटिस तो भाई उनका चेहरा तो भाई काफ़ी मासूम सा रोने जैसा हो जाता है और भाई जिस तरीके से जा रहे होते हैं पूरा रिना उन्हें कह रहा होता है कि मार, बोलते हैं कि मार चैट हो गए, सब भी वही यही कह रहे होते कि चैट गेबल को मार छोड़ दे ये सब अल्फा अकेडमी। तो भाई देखेंगे ओटिस का क्या होगा आगे जाकर, मे बी वो टर्न करने वाले हैं भाई पूरी अल्फा अकेडमी चैट गेबल के ऊपर, फिर वो अल्फा अकेडमी थोड़ी, यानी कि भाई अल्फा अकेडमी से बहुत जल्दी ही रस्टिकेट होने वाले हैं ओटिस, अकीरा टोजावा और मैक्सिम डुपरी, क्योंकि उनका प्रिंसिपल उन्हें निकालने वाला है उस अकेडमी से। उसके बाद जैकी रेंडमोन लायरा वल्केरिया का इंटरव्यू ले रही होती है, जिसमें लायरा वल्केरिया कहती है कि मैं क्वीन बनूंगी। भाई बेकी लिंच जाकर उसकी हौसला अफजाई करके चली जाती हैं और अपना इंटरव्यू कंटिन्यू करने वाली होती हैं वल्केरिया, लेकिन तभी पीछे से लिव मॉर्गन आती है और वो जो है उससे पूछने लगते हैं कि बेकी कहाँ है, मुझे उससे काफ़ी कुछ कहना है। तो लायरा वल्केरिया कहते हैं कि खुद ही उससे कह दो तुम्हारे पीछे ही है, और जैसे वो पीछे मुड़ती हैं और बेकी यहाँ पर सीधा एक झापड़ लगाकर पूरी बेइज्जती कर देती हैं लिव मॉर्गन की और यहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद शो के ऊपर लायरा वल्केरिया वर्सेस जोई स्टार्क का मैच होता है, जिसमें लायरा वल्केरिया लास्ट में एक झापड़ लगाती है 3 और इस मैच को जीत जाती हैं और टूर्नामेंट में सेमीफाइनल्स में चली जाती हैं। भाई उनका मैच इयो स्काई से होगा और इसकी खुशी में वो उनका इंटरव्यू फिर से लिया जाता है और वह कहते हैं कि मैं बनूंगी क्वीन वल्केरिया। देन इसके बाद शो के ऊपर बेकी लिंच वर्सेस डाकोटा काय का मैच होता है, जिसमें भाई ऑब्वियसली डैमेज कंट्रोल का इस बार इंटरप्शन था। इयो स्काई और कायरी सेन इसमें पूरी तरीके से इंटरप्ट कर रही थी मैच में, और एंड में जब यहाँ पर रिवर्सल पिन गेम खेल रहे होते हैं ये दोनों ही, तो लास्ट में लगता है आर्म बार, जिसे देखकर डैमेज कंट्रोल फिर से आती है और अटैक कर देती है बेकी लिंच के ऊपर। तो मैच तो डिस्क्वालीफाई हो गया, लेकिन यहाँ पर बेकी लिंच को बचाने के लिए आती हैं कायरा वल्केरिया। वो बेकी लिंच को डैमेज कंट्रोल से तो बचा लेती हैं, लेकिन तभी पीछे से लिव मॉर्गन आकर बेकी लिंच को पॉड में फेंक कर चली जाती हैं। तो वही बचाने का फायदा ही क्या हुआ। और ये सब देखकर डैमेज कंट्रोल तो काफी हंस रहा होता है और लिव मॉर्गन भी काफी खुश होती हैं। इसके बाद बैक स्टेज में R-Truth जो है एडम पियर्स से फिर एक प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मिज आ जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि फिर से तुम कोई बकवास टीम तो नहीं लेकर आए हो। लेकिन एडम पियर्स उसे समझाते हैं कि नहीं, आज तुम जो है अपना टाइटल डिफेंस नहीं कर रहे हो, तुम्हारे लिए नंबर 1 कंटेंडर्स ढूंढे जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर कियाना जेम्स आ जाती हैं, जो कि NXT से कॉल आउट की गई हैं, इस बार के ड्राफ्ट में रॉ के ऊपर आई हैं। तो वो एक बिजनेसमैन वाला करैक्टर करती हैं, जिस वजह से भाई एडम पियर्स और कियाना जेम्स बिजनेस के तौर तरीके से बात कर रहे होते हैं आपस में, जो कि भाई R-Truth कुछ डबल मीनिंग समझ लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ये सब चलता है, ये तो PG era है ना, तुम यहाँ पर ऐसा सब ये सब कैसे कर लेते हो। इसके बाद मिज जो है R-Truth को लेकर निकल लेते हैं और कहते हैं कि ये तो सेंसर करवा देगा चीज़ों को। उसके बाद एडम पियर्स जो है अपना इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जो है
द न्यू कैच रिपब्लिक आ जाती है, यानी कि टाइलर बेट जो है वो पीट डन को लेकर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ पर आकर काफ़ी खुश है, स्मैकडाउन से आपने हमें रॉ पर ड्राफ्ट किया। तो यहाँ पर और भी कुछ कहना चाहते थे वो, लेकिन पीट डन उसे लेकर निकल लेते हैं भाई यहाँ से। तो पता नहीं वो क्या कहने आए थे, लेकिन एडम पेयर्स यहाँ पर ज़रूरी अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि आज एक फैटल 4-वे टैग टीम मैच होगा जिसमें जो जीतेगा वो लड़ेगा ऑसम ट्रॉफी फॉर द वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। लेकिन उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आपको नहीं लगता कि आप कुछ लोगों को बुक करना भूल गए हैं? तभी यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो, मैं किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग को देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं उन सब को वहाँ पर धो धा कर निकल जाता था और किंग ब्रेकर बन सकता था। तुम्हें मुझे उसमें डालना चाहिए था, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती। और ये कहकर वहाँ से वो निकल लेते हैं। और ये सुनकर भाई एडम पेयर्स अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि और सोचने लगते हैं कि मैं क्या क्या करूं, आज पहले ही 8 मैचेस बुक कर दिए हैं तो मैं करूं क्या। और इसके बाद बैक स्टेज में जजमेंट डे क्लब हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर कार्लिटो भी होते हैं और तभी वहाँ पर आ जाते हैं डेमियन प्रीस्ट और कार्लिटो उसे देखकर कहते हैं कि ठीक है, मैं समझता हूँ तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूँ, लेकिन समझो मैं तुम्हें मेरी ज़रूरत है, इन्हें मेरी ज़रूरत है, तुम्हारे अंदर काफ़ी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, डोमिनिक का हाथ इंजर्ड है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है सच में। और डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि देखो, इन दोनों को शायद तुम्हारी ज़रूरत हो सकती है लेकिन मुझे नहीं है, तो अगर तुम चाहो तो इनका साथ दे लो। तो यहाँ पर फिर कार्लिटो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा विश्वास जरूर जीतूंगा, एक दिन जरूर जीत लूंगा। उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन जो है वो ब्रॉन स्ट्रोमन क्रीड ब्रदर्स को समझा रहे थे कि कैसे काम किया जाता है, कैसे चीजें यहाँ पर चलती हैं। लेकिन तभी पीछे से एक बड़े से सिर वाले बंदे की आवाज आती है और यहाँ पर जेडी मैकडोना भाई सीना तान कर खड़े हो जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के आगे भाई, और वो कहते हैं कि मैं तुमने जजमेंट डे से पंगा लिया और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन कहते हैं कि ये मुझे चैलेंज करके गया है ना। तो भाई एक बात होती है कि या तो तुम बहादुर हो या फिर बेवकूफ़ हो, और हम सब जानते हैं कि जेडी क्या है, वो बेवकूफ़। मतलब भाई इतने बड़े मॉन्स्टर ब्रॉन स्ट्रोमन से कौन जाकर खुद ब खुद पंगा लेता है, ये तो बेवकूफ़ों वाली ही बात है भाई। इसके बाद शो के ऊपर ये फैटल 4-वे टैग टीम मैच होता है जिसमें जजमेंट डे से फिन बैलर और जेडी मैकडोना होते हैं, क्रीड ब्रदर्स होते हैं, AOP होती है और साथ में न्यू कैच रिपब्लिक भी होती है। मैच भाई काफ़ी घमासान होता है। एंड में यहाँ पर फिन बैलर और न्यू कैच रिपब्लिक के बीच मैच चल रहा होता है जहाँ पर वो अपना फिनिशर लगा देते हैं। विन होता है 1-2, लेकिन जेडी जो है वो ब्लड लाइन की तरह पैर खींच लेते हैं भाई रिंग साइड से पीट डन का, और टेलर बेट जो है उनके ऊपर डाइव लगा देते हैं सीधा जेडी मैकडोना के ऊपर। और फिर पीट डन जो है अनाउंसर्स टेबल को तोड़ने के लिए जाते हैं जेडी मैकडोना के ऊपर, लेकिन तभी पीछे से कार्लिटो आते हैं और वो अटैक कर देते हैं, बैक स्टैबर लगा देते हैं अनाउंसर्स टेबल के ऊपर ही पीट डन को। और तभी जेडी मैकडोना उठते हैं, उसे रिंग के अंदर फेंकते हैं पीट डन को, और पीट डन को लगती है रिंग के बीचों बीच खून। एक खरा फिन बैलर की तरफ से पिन होता है 1-2-3 और जेडी मैकडोना और फिन बैलर इस मैच को जीतकर नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। और कार्लिटो को कहते हैं कि हम तुम्हें देख रहे हैं। और बैक स्टेज में जब डेमियन प्रीस्ट डोमिनिक से काफ़ी बातें कर रहे होते तो ये तीनों भाई जश्न मनाते हुए कार्लिटो के साथ आते हैं। और फिर कार्लिटो डेमियन प्रीस्ट के हाव भाव देखकर कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मुझे यहाँ से जाना है, मैं जाता हूँ। लेकिन डेमियन प्रीस्ट जो है कार्लिटो को रोकते हैं और उसे कहते हैं कि वहाँ जो हुआ वो काफ़ी मस्त था, तुमने जो कुछ किया, तुम जो है इनका साथ दे सकते हो और ये भी तुम्हारा साथ दे सकते हैं जो तुम रे मिस्टीरियो के साथ बकवास करने का बोल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है तुम वो अकेले हैंडल कर सकते हो, या फिर तुम डरते हो रे मिस्टीरियो से क्योंकि जजमेंट डे कभी भी कायरो का साथ तो नहीं देगी। और ये कहकर डेमियन प्रीस्ट चले जाते हैं और कार्लिटो कहते हैं कि रे मिस्टीरियो से कौन डरता है। तो भाई शायद कार्लिटो की 40% आई थिंक हिस्सेदारी हो चुकी है जजमेंट डे के अंदर आई थिंक भाई। पहले इसके बाद जो है मेन इवेंट का टाइम आ चुका है, तो मेन इवेंट जो है उसको अपना भाषण झाड़ते हैं और कहते हैं, यानी कि भाषण नहीं, वो एक क्लिप के दौरान कहते हैं ड्रू मैकिंटायर कहता है कि मैंने उसके मौके छीने, लेकिन असल में वो अपना काम नहीं कर पाता, इसलिए मैं अपने काम कर रहा हूँ और मैं जाऊँगा और ईट करके किंग हीट बनूंगा। इसके बाद भाई आइजा ड्रैगनोवा का भी इंटरव्यू कि रेडमॉन और आइजा ड्रैगनोवा कहते हैं कि आज जो है जेउसो को हराकर मैं रिंग में आगे जाऊंगा और किंग ड्रैगनोव बनूंगा। और गुंथर का क्या है, गुंथर को तो मैंने पहले भी हराया, मैं फिर से हरा दूंगा। लेकिन तभी गुंथर का नाम लिया भाई, गुंथर हाजिर, और गुंथर हंसकर उसकी आंखों में आंखें डालकर यहाँ से चले जाते हैं आइजा ड्रैगनोवा को डराकर। और इसके बाद रिकोशेट भी जो है बैक स्टेज में आइजा ड्रैगनोवा की हौसला अफजाई करते हैं कि तुम जीत जाओगे। और फिर मेन इवेंट में ये मैच होता है आइजा ड्रैगनोवा वर्सेस जे ऊसो। और भाई क्या मैच था भाई, ये एक स्पीयर देखने को मिलती है अनाउंसर्स टेबल के आर पार। जे ऊसो की तरफ से रिंग किया काफ़ी सारे सुप्लेक्स लगाते हैं आइजा ड्रैगनोवा जे ऊसो के ऊपर। एंड में जब वो अपना 619 वाला जैसा मुंह मारने जा रहे होते तो मिलती है उन्हें एक सुपर किक ज़बरदस्त भाई, उसके बाद एक और सुपर किक। और देखो भाई जे ऊसो को इस मैच में रियल ब्लड निकलता है भाई कान के ऊपर, ये होता है असली रियल ब्लड। उसके बाद जे ऊसो स्पीयर के लिए जाते हैं लेकिन उसे काउंटर अटैक करते हैं यहाँ पर आइजा ड्रैगनोवा और अपना फिनिशर लगा देते हैं भाई वो हवाई मुक्का।
और पिन होता है 1-2, लेकिन यहाँ पर किक आउट कर देते हैं जे ऊसो और फिर वो जो है दोबारा से अपना हवाई मुक्का लगाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इस बार काउंटर स्ट्राइक के बदले मिलती है एक स्पीयर और उसके बाद होता है एक ऊसो स्प्लैश जे ऊसो की तरफ से। आइजा ड्रैगन नोवा को पिन होता है 1-2-3 और इस मैच को जीतकर जे ऊसो चले जाते हैं सेमीफाइनल्स में। अब उनका मैच होगा गुंथर के अगेंस्ट। यहाँ पर शो खत्म होते होते गुंथर आते हैं और वो जो है आइजा ड्रैगन नोवा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा बेटा, और फिर अंदर जाते हैं रिंग के और जे ऊसो और गुंथर के फेस ऑफ के दौरान ये मंडे नाइट रॉ खत्म हो जाता है और अगले हफ्ते के लिए जे ऊसो वर्सेस गुंथर के मैच को ऑफिशियल कर दिया गया है। वाइल्ड वेलकेरिया वर्सेस इयो स्काई का मैच होगा, सैमी ज़ेन वर्सेस चैट गेबल का मैच होगा भाई, और स्मैकडाउन के ऊपर भी भाई ये राउंड चल रहे हैं। तो और ट्रिफनी स्टैटन जो है वो एक लाइव इवेंट जो सुपर शो हुआ था वहां पर जीत कर आगे आ चुके हैं राउंड 2 में, और एल नाइट भाई टोंगा से लड़ने वाले हैं, तो भाई इनके ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस, तो भाई देखेंगे क्या होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।